गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं सुदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। और इस चैनल पे रोजाना सुबह 10:30 बजे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कुछ डेली न्यूज, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की खबरें। आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में, यह है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों लिंक को आप लोग फॉलो कर लेंगे और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे अनअकैडमी पे। 100 से भी ज्यादा जो आपको यूपीएससी की तैयारी में मदद करेंगे, हर कदम पे आपकी हेल्प करेंगे। ये है अपकमिंग कोर्सेज अनअकैडमी की, ये सब शुरू होने वाले कोर्सेज हैं अभी। ये है सब्सक्रिप्शन प्लान। दो तरीके का प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। जो प्लस है जीएस का पूरा फाउंडेशन कोर्स है, और फाउंडेशन कोर्स है आपका 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है और 3 साल के लिए है। इस पे आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज होंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज का भी अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और इनका जो क्लास होंगी उनका भी। और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल यानी टॉपिक बाय टॉपिक आपका पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा। और फाउंडेशन में मिनिमम 1 साल का समय लगता ही लगता है। तो 12 महीने का जो फाउंडेशन है उसकी फीस है 49,000, सॉरी 49,500 रुपए। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहां से आपको एक रिफरल कोड मांगेगा, तो आप इस कोड को डाल देंगे वहां पे। जो कोड है स्वदीप, SWADEEP, ये कोड डालेंगे तो इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपकी 12 महीने की फीस लगेगी 44,550 रुपए। वहीं अगर कोई 2 साल का फाउंडेशन लेगा, 2 साल का उनके लिए है जिनको 2023 में एग्जाम देना है, 1 साल का फाउंडेशन उनके लिए है जिनको 2022 में एग्जाम देना है। ठीक है। और तो ये सारे प्लान, तो इसमें क्या है कि जो 2023 में एग्जाम देंगे उनकी फीस है 72,000। इस पे भी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट और फीस होगी 64,800 रुपए। और जो लोग 3 साल के लिए लेंगे 36 महीने का, उनके लिए है जो अभी 12th में है या अभी अभी 12th पास हुए हैं और अभी से यूपीएससी के बारे में प्लान किए हैं, उनके लिए उनकी फीस है 90,000 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, फीस होगी 81,000 आफ्टर डिस्काउंट। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस वाली सारी चीजें मिलेंगी, सारी फैसिलिटी। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे आपको अगर पर्सनल कोच चाहिए, पर्सनली जो आपकी तैयारी पे निगरानी रखें, वो आइकॉनिक में प्रोवाइड होंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस कराएंगे, पूरे स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी होगी और पर्सनल फीडबैक भी आपको मिलेगा। इसका भी है 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का। इसका भी फाउंडेशन वैसे ही सेम प्रोसेस है फाउंडेशन का, बस एक्स्ट्रा इसमें फीचर्स हैं, इनके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा चार्ज है इसमें। 12 महीने का 69,500। इस पर भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट, फीस होगी 62,550। जो लोग 2 साल के लिए लेंगे 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। और जो लोग 3 साल के लिए लेंगे 1,41,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 1,26,900। ये सारा प्लान। और उसके बाद ये है आपका ऑप्शनल। जीएस के बाद ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन 6 महीने के लिए है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। 6 महीने का ऑप्शनल का फीस है 22,500। इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा। आप वही इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, SWADEEP। तो हो जाएगा आपका 20,250 रुपए में। 12 महीने का लेंगे 27,500, कोड के इस्तेमाल के बाद 24,750। 24 महीने का लेंगे 40,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000 और 3 साल के लिए लेंगे 50,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 45,000 रुपए। तो ये सारा प्लान है। और आप लोगों को पता ही है कि अभी 2021 के लिए अभी 6 महीने का एक बैच अनअकैडमी शुरू कर रही है, और 2022 और 23 के लिए फाउंडेशन भी इस नए साल में। तो क्या प्लान है देखते हुए चलिए क्या कह रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये 6 महीने का बैच है जिसमें आपको ये बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सब में अवेलेबल है। 1 साल का भी 2022 के लिए फाउंडेशन है जिसमें आपका बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, और दो साल का भी फाउंडेशन बैच है बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश। तो आप लोग इनको देख लें, आपको जो भी बैच ज्वाइन करना हो फाउंडेशन के हिसाब से कर लें। कोड ध्यान में रखेंगे एडमिशन के समय, SWADEEP स्वदीप। तो इस पे आपको 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। उसके बाद ये है आपका यूपीएससी सीएससी जीएस ऑप्शनल प्लस कॉम्बो साथ में, कि जैसे आप जीएस का प्लस कोर्स और ऑप्शनल ले सकते हैं एक साथ कॉम्बो में। और यहाँ पे आपका क्या है,
आइकॉनिक और ऑप्शनल ले सकते हैं एक साथ, तो ये भी प्लान है, इसकी भी फीस है यहाँ पे। आप इसकी फीस यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। अगर आप जीएस के लिए आइकॉनिक, जीएस का आइकॉनिक और ऑप्शनल लेते हैं एक साथ में, जीएस का आइकॉनिक और ऑप्शनल, इसकी 12 महीने की फीस है 88,705 रुपए। मतलब ये 1 साल के लिए, 2 साल और 3 साल ये प्लान। तो 2 साल की इसकी फीस है 1,31,510, और इसके लिए 3 साल के लिए 1,67,220। तो ये सारा प्लान है। इसमें भी आप अगर इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इन सारे फीस पे आपको 10% डिस्काउंट जरूर में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जीएस है, और उसके बाद जीएस के बाद आपका ऑप्शनल, जीएस का प्लस कोर्स और ऑप्शनल, इसकी 12 महीने की फीस है। इसमें भी 1 साल, 2 साल, 3 साल है ये सारा कुछ। आप जरूर ध्यान में रखेंगे, 1 साल के लिए 70,103, 2 साल के लिए 99,680, 3 साल के लिए 1,21,200, और इन सारे फीस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा टोटल पे, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 1 साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे, जिस भी कोर्स में आपको लेना हो उस हिसाब से, ठीक है। और ये आइकॉनिक है, मैंने आपको आइकॉनिक के बारे में पीछे फीचर्स बताया था, कुछ इसमें फीचर्स अपग्रेड भी हुए हैं। इतने फीचर्स आपको आइकॉनिक पे मिलेंगे, जिनको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना हो जल्द से जल्द इसको ले लें। और ये है सोर्स जो मैं आप लोगों को रोजाना सुबह 10:30 बजे पढ़ाता हूँ अपने डेली न्यूज में, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट, यहां से मैं आपके लिए सारी चीजें लेकर के आता हूँ। आज मैं आप लोगों से जो डिस्कस करूंगा, ये सारा टॉपिक है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। डेली न्यूज विथ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, इसमें रोज की खबरें, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल सभी कुछ है, जिसमें आज हम अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरा गांव मेरा गौरव योजना। आईसीएआर की एक योजना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, इसके बारे में। दूसरा हम लोग देखेंगे एग्री इंडिया हैकथॉन 2020। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गावी बोर्ड में भारत, क्या है गावी बोर्ड, भारत क्या, एक साथ देखेंगे। चौथा हम लोग देखेंगे टॉपिक मोरिंगा पाउडर। पांचवा देखेंगे ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप। छठा टॉपिक देखेंगे राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूलों में बदलना, इसके बारे में आया है अभी, ये पढ़ेंगे। उसके बाद सातवां हम लोग देखेंगे राजकोट में एम्स। तो ये सारे टॉपिक होंगे। उसके बाद ये कुछ हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, यहां से यहां तक आर्टिकल है ये, जिसमें हम लोग देखेंगे कि असम निरसन विधेयक 2020, इसके बारे में, डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020, इसके बारे में 2 आर्टिकल। तीसरा कंबन पनीर थ्रतैची, ये क्या है, ये अंगूर की एक किस्म है और इसको जीआई टैग की मांग की गई है, तीसरा आर्टिकल। चौथा हम लोग देखेंगे पैंगोंग सो झील के बारे में, ये चौथा है। पांचवा देखेंगे इलाहाबाद संग्रहालय में आजाद गैलरी की स्थापना का निर्णय ले लिया गया। 1 2 3 4 5 टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखते हुए चलेंगे। 5 हम लोग आर्टिकल और 7 ही, आज टोटल 12 न्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके पॉइंट बाई पॉइंट आप लोग देखते हुए चले, क्या कह रहा है और इसमें क्या क्या पॉइंट है। एक सेकेंड, टॉपिक क्या है पहला, मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव मेरा गौरव योजना, आईसीएआर की योजना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इसके बारे में क्या योजनाएं हैं ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है ध्यान से हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे। कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च की पहल, इसकी एक शुरुआत है ये, मेरा गांव मेरा गौरव के तहत गोवा के कुछ गांवों में कचरा निपटान हेतु ग्राम पंचायतों के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया है। आईसीआर की एक पहल है जिसका नाम है मेरा गांव मेरा पहल। इसके तहत क्या हुआ है कि गोवा जो है उसके कुछ गांव है गोवा में, वहां पे कचरे के निपटान के लिए, ठीक है, ग्राम पंचायतों के मार्गदर्शन में एक अभियान चलाया गया है, इसलिए मेरा गांव मेरा गौरव आईसीएआर की पहल है। आगे देखिए, आईसीएआर कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डीएआरए डेयर, और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। आईसीएआर जो है किसके, डेयर यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन,
और कृषि और कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है, ICAR। ध्यान में रखेंगे, एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ते चलेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर होती चलेंगी। क्या कह रहा है मेरा गांव मेरा देश इस योजना में, इसके बारे में देखिए। मेरा गांव में मेरा देश योजना के संबंध में, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट पॉइंट आसान शब्दों में लिखा है, ध्यान से पढ़ते चलेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। और इस योजना के तहत वैज्ञानिकों को उनकी सुविधा के अनुसार गांवों का चयन करने, चयनित गांवों के संपर्क में रहने तथा किसानों को निजी यात्राओं तथा टेलीफोन के माध्यम से तकनीकी एवं कृषि से संबंधित अन्य पहलुओं की जानकारी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है इस योजना के तहत। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। और वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVKS, और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी यानी आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी को सहायता प्रदान कर सकते हैं, वो जो वैज्ञानिक है। और इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य किसानों के साथ वैज्ञानिकों के सीधे इंटरफेस को बढ़ावा देने के लिए लैब टू लैंड प्रक्रिया को तेज करना। लैब टू लैंड यानी प्रयोगशाला से भूमि तक, यानी कि किसानों का सीधे जुड़ाव वैज्ञानिकों के साथ होगा इसमें, इसीलिए इसको लैब टू लैंड कहा गया है, लेबोरेटरी से डायरेक्ट जमीन तक, लैंड तक। और क्या कह रहा है इसमें? अब ये आत्मा क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिए, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी। ठीक है, क्या कह रहा है इसके बारे में? यह एक पंजीकृत संस्था है जो जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए उत्तरदायी है, और यह अनुसंधान, विस्तार और विपणन को एकीकृत करने के लिए एक केंद्र बिंदु भी है। और इसकी शुरुआत वर्ष 2005-6 के दौरान की गई थी। और इसका फंडिंग पैटर्न क्या है? केंद्र सरकार द्वारा 90% और राज्य सरकार द्वारा 10% का इसमें योगदान दिया जाता है। ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें आत्मा के बारे में? इसका उद्देश्य क्या है ATMA का? कि सार्वजनिक निजी विस्तार सेवा प्रदाताओं से जुड़े बहु एजेंसी विस्तार रणनीतियों को इसमें प्रोत्साहित करना, कमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप्स के रूप में किसानों की पहचान की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तार के लिए समूह दृष्टिकोण को अपनाना, और उन्हें किसान निर्माता संगठन के रूप में समेकित करना, ये सारा इसका उद्देश्य है। ये सारा पॉइंट ध्यान से देखेंगे। और क्या कह रहा है कि योजना निष्पादन और कार्यान्वयन में किसान केंद्रित कार्यक्रमों के अभिसरण की सुविधा प्रदान करना, और किसी कार्य में संलग्न महिलाओं को समूहों में संगठित करना, और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर लैंगिक चिंताओं को संबोधित करना। और इसके लाभार्थी कौन कौन है? व्यक्तिगत लोग हो सकते हैं, समुदाय हो सकता है, महिला किसान या किसान महिला समूह, ये सभी लोग इसके लाभार्थी होंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एग्री इंडिया हैकथॉन 2020। क्या है ये? एग्री इंडिया हैकथॉन 2020, वर्चुअल एग्री हैकथॉन 2020 अभी हुआ है। इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट करके इसमें देखते हुए आप लोग चलेंगे। कि अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा के सहयोग से, ये पूसा में है, के सहयोग से आयोजित वर्चुअल एग्री हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया है। और इसमें क्या हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के लिए देश का प्रमुख संस्थान भी है। जो IARI है, ये जो संस्थान है, ये कृषि के क्षेत्र में शोध कार्य करता है और कृषि से शिक्षा के लिए जुड़ा हुआ एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। और इसने ही ये पूसा में है, और इसने क्या किया है कि ऑनलाइन तरीके से वर्चुअल एग्री हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया है। तो क्या है एग्री हैकथॉन, अभी आगे देखेंगे, ध्यान से पढ़िए। एग्री हैकथॉन 2020 क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये देखिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के सबसे बेहतरीन लोगों, रचनात्मक स्टार्टअप और स्मार्ट इनोवेटर्स के साथ उद्योग एवं सरकार के सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा, जो कि कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन और मितव्ययी समाधानों की खोज करेंगे। और आगे देखिए,
इसमें प्रतिस्पर्धा क्या है, क्या आवश्यकता है इसकी आवश्यकता क्यों, कि हैकथॉन के तहत कृषि मशीनीकरण, परिशुद्धता कृषि, आपूर्ति श्रृंखला एवं खाद्य प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा आदि पर नवीन विचारों को स्वीकार किया जाएगा। और इसमें पुरस्कार भी दिए जाते हैं और इसमें अंतिम 24 विजेताओं को इंक्यूबेशन सपोर्ट, टेक एंड बिजनेस परामर्श और अन्य कई लाभों के साथ 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है एग्री इंडिया हैकथॉन में। ये ध्यान में रखेंगे। इसका महत्व क्या है, ये देखिए क्या है इसका महत्व, कि यह कार्यक्रम नई तकनीक, टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी के कारण किसी क्षेत्र में होने वाले मूल्यवर्धन के दृष्टिकोण से, मतलब टेक्नोलॉजी के कारण खेती अच्छी होगी तो कीमत ज्यादा, और यही है मूल्यवर्धन, और यह किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, जिससे भारत में विकास और नवाचार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है गावी बोर्ड में भारत। क्या, गावी बोर्ड में भारत, इंडिया इन गावी बोर्ड। गावी का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये देखेंगे गावी का मतलब क्या था, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गावी द्वारा गावी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। किसको, डॉक्टर हर्षवर्धन को गावी के द्वारा गावी बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। और गावी बोर्ड क्या है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। और ये क्या है, इससे पहले मई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन को ही चुना गया था WHO के, ठीक है, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और देखिए इसमें आगे क्या क्या पॉइंट कह रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन गावी बोर्ड में दक्षिण पूर्व क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालय यानी CRO, साउथ ईस्ट एरिया रीजनल ऑफिस, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय यानी WPRO, वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल ऑफिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन किसका प्रतिनिधित्व करेंगे, साउथ ईस्ट एरिया रीजनल ऑफिस, दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालयों का और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रतिनिधित्व वहां पे करेंगे गावी बोर्ड में। और वर्तमान में यह सदस्यता म्यांमार के पास है और 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक भारत के पास होगी। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे, अभी म्यांमार के पास, लेकिन 1 जनवरी से ये आ गया है, मतलब वर्तमान में नहीं, अभी ये उसके पास था, अभी 1 जनवरी से ये भारत के पास आ गया। इस पॉइंट का ध्यान में रखेंगे, ये टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है, वर्तमान में नहीं, वर्तमान में तो भारत के पास है, क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक भारत के पास, उसके पहले म्यांमार के पास था। ठीक, आगे देखिए। अभी गावी क्या है, गावी के बारे में पढ़िए। गावी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन क्या है। गावी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी और यह एक वैश्विक वैक्सीन गठबंधन है। ठीक है, और यह विश्व के गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए, ध्यान से पढ़ेंगे, कि विश्व के गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए और अप्रयुक्त टीकों की समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु साझा लक्ष्य के साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक साथ लाता है। और इसके प्रमुख भागीदारों में WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शामिल हैं, जो गावी के साथ मिलकर काम करते हैं। और महामारी के खतरे से जीवन को बचाने, गरीबी को कम करने और विश्व की रक्षा करने के अपने मिशन के हिस्से के रूप में गावी ने विश्व के सबसे गरीब देशों में 822 मिलियन से अधिक बच्चों के टीकाकरण में मदद की है, ताकि भविष्य में 14 मिलियन से अधिक बच्चों का जीवन बचाया जा सके। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट गावी के बारे में ध्यान में रखेंगे। तो गावी बोर्ड में भारत आ गया है, 1 जनवरी से लेकर के 2021 से लेकर 2023 तक है उसकी सदस्यता भारत के पास। गावी बोर्ड के बारे में, यह रणनीतिक दिशा और नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार है
और साथ ही वैक्सीन अलायंस के संचालन और कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी करता है। और यह बोर्ड कई साझेदार संगठनों के साथ ही निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई सदस्यता के साथ संतुलित रणनीतिक निर्णय लेने, नवाचार और साझेदारी सहयोग के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। तो सारे पॉइंट्स पे ध्यान में रखेंगे। और आमतौर पर इसकी बैठक वर्ष में 2 बार जून और नवंबर या दिसंबर में होती है तथा मार्च या अप्रैल में एक वार्षिक रिट्रीट का भी इसके द्वारा आयोजन किया जाता है। इन सारे पॉइंट का ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है मोरिंगा पाउडर। क्या है मोरिंगा पाउडर, देखिए इसके बारे में। मोरिंगा पाउडर आप इमेज में देख रहे होंगे, यही है मोरिंगा पाउडर। तो क्या इसका यूज है, ये देखिए कि भारत में मोरिंगा या सहजन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मोरिंगा या सहजन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए यानी द एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा निजी संस्थानों को सहायता प्रदान की जा रही है, प्राइवेट सेक्टर्स को। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है इसमें। ये कि वैश्विक स्तर पर मोरिंगा की पत्तियों के पाउडर, तेल और फूड फोर्टिफिकेशन में प्रयोग तथा पोषण अनुपूरक के रूप में सहजन के उत्पादों की मांग में वृद्धि होने लगी है। जो सहजन होता है, आप लोग खाए होंगे इसकी सब्जियां वगैरह, उसी से उसकी जो पत्तियां होती हैं उसके पाउडर, उससे तेल और फूड क्या है, आगे देखिए। सहजन के पोषण औषधि गुणों के कारण भोजन में प्रयोग किए जाने हेतु वैश्विक उपभोक्ताओं द्वारा इसके व्यापक स्तर पर स्वीकृति प्रदान की गई है। सहजन या मोरिंगा क्या है, देखिए ध्यान से। सहजन या मोरिंगा, इसका वैज्ञानिक नाम है मोरिंगा ओलिफेरा और यह भारतीय उपमहाद्वीप के मूल का एक तेजी से विकसित वाला सूखा प्रतिरोधी पेड़ है। सामान्यतः इसे मोरिंगा, ड्रमस्टिक, सहजन आदि के नामों से जाना जाता है। और जो मोरिंगा के फली की बीज और पत्तियों के लिए बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है और इसका उपयोग सब्जियों तथा पारंपरिक हर्बल दवा के रूप में करने के साथ साथ जल शोधन के लिए भी किया जाता है। इसमें विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक यौगिक जैसे विटामिन और अन्य महत्वपूर्ण तत्व जैसे लोहा, मैग्नीशियम आदि होते हैं और साथ ही इसमें वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जो एपीडा के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि एपीडा ने इसके बारे में किया है कि भारत सरकार द्वारा एपीडा की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत दिसंबर 1985 में की गई और यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और एपीडा का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और एपीडा को कई अनुसूचित उत्पादों जैसे फलों, सब्जियों और उनके उत्पादों, मांस तथा मांस उत्पादों आदि की गुणवत्ता में सुधार, मानक तय करने व उनके निर्यात संवर्धन की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अतिरिक्त एपीडा को चीनी आयात की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मैंने एपीडा के बारे में पढ़ाया था, जो मैं शाम को 5 बजे अनअकैडमी ऐप पे क्लास लेता हूँ, उसके बारे में क्या कहते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसमें मैंने पढ़ाया था। तो आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करिए। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल ऐप के बारे में। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल ऐप, पोर्टल और ऐप, एक पोर्टल और एक ऐप की बात हो रही है। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते चलिए, बहुत ही आसान है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में दुनिया भर के लगभग 3.12 करोड़ भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। किसने, विदेश मंत्रालय ने। और इस पोर्टल और ऐप का उद्देश्य विदेश मंत्रालय, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और प्रवासी भारतीयों के बीच 3 तरफा कम्युनिकेशन स्थापित करना है। और इस मोबाइल ऐप का उपयोग प्रवासी भारतीयों और भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाएगा, जबकि पोर्टल वेब इंटरफेस का उपयोग विदेश में स्थित मिशन के द्वारा किया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है, इस ऐप के माध्यम से प्रवासी भारतीयों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ने और उनके लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। ये जो पोर्टल और ऐप बन रहा है, इस सबसे जो प्रवासी भारतीय हैं, और यह पोर्टल और ऐप संकट के दौरान भी काफी सहायक होगा तथा भारतीय प्रवासियों को भारत सरकार और संबंधित देश के मिशन से संपर्क करने में मदद कर। कोई भी संकट आ गई, कोई भी आपदा आ गया, जैसे कोविड
टाइप की कोई वैश्विक महामारी आ गई, या ये लोग जिस देश में रह रहे हैं वहां कोई अगर ऐसी आपदा आ गई, तो ये अपने देश से, इसके द्वारा जो भी उसके लिए देश अपना मिशन चला रहा है, जो भी योजनाएं उनके लिए चलाएगा, वो सब उसमें इनको जानकारी मिलेगी। और आंकड़ों की माने तो वर्तमान में विश्व भर में तकरीबन 3.12 करोड़ प्रवासी भारतीय हैं, जिनमें से लगभग 1.34 करोड़ भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, PIOS, और 1.78 करोड़ अनिवासी भारतीय यानी NRIs है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए और क्या क्या बातें हैं इसमें और कह रहा है कि पोर्टल में न केवल प्रवासी भारतीयों के लिए उपयोगी जानकारी जैसे कि वीजा, पासपोर्ट आदि उपलब्ध होगी, बल्कि इस पर संबंधित मिशन द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में भी सूचना दी जाएगी, और साथ ही अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रवासी सदस्यों को इसके लिए आमंत्रण भी भेजा जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य संचालित स्कूलों में राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूलों में बदलना, रेगुलर जो स्कूल चलते हैं उसमें बदलने की बात कह रही है। जो राज्य मदरसा चला रहे हैं उनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट, ये देखिए। विपक्षी दलों के विरोध के बीच में 126 सदस्यीय असम विधानसभा ने राज्य द्वारा संचालित मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, ठीक। और असम निरसन विधेयक 2020 का उद्देश्य तो मौजूदा अधिनियमों असम मदरसा शिक्षा प्रांतीकरण अधिनियम 1995 और असम मदरसा शिक्षा कर्मचारियों की सेवा और प्रांतीकरण एवं मदरसा शिक्षा संस्थानों का पुनर्गठन अधिनियम 2018 को समाप्त करना है। और साथ ही सरकार ने राज्य के संस्कृत शिक्षा केंद्रों को भी नियमित स्कूलों में बदलने की योजना बनाई है। जो असम निरसन विधेयक 2020 है, इससे जो जुड़ा हुआ भी हम लोग एक आर्टिकल पढ़ेंगे आज ही। क्या कह रहा है कि असम में तकरीबन 600 से अधिक राज्य संचालित मदरसे हैं जो असम राज्य चलाता है, और 97 राज्य द्वारा संचालित संस्कृत शिक्षा के केंद्र हैं जिन्हें 1915 में शुरू किया गया था। और राज्य सरकार द्वारा इन मदरसों और संस्कृत शिक्षा केंद्रों पर प्रतिवर्ष 260 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। विधेयक के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी मदरसा संस्थानों को उच्च प्राथमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा, जिनमें शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की स्थिति, वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राजकोट में एम्स। राजकोट में एम्स की स्थापना की जा रही है। राजकोट में एम्स, ध्यान से देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी है, और इस परियोजना के लिए राज्य में लगभग 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। और राजकोट के इस एम्स को तकरीबन 1195 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, और अनुमान के अनुसार वर्ष 2022 के मध्य तक यह पूरा भी हो जाएगा। 750 बेड के इस अत्याधुनिक अस्पताल में 30 बेड का एक आयुष ब्लॉक भी होगा, ठीक है। क्या पॉइंट कह रहा है, और इस मेडिकल कॉलेज में 125 MBBS सीटें और 60 नर्सिंग सीटें भी होंगी। और वर्तमान में पूरे भारत में कुल 15 एम्स अस्पताल हैं। इस तरह राजकोट एम्स अपने निर्माण के बाद भारत का 16वां सार्वजनिक मेडिकल संस्थान हो जाएगा। वर्ष 2025 तक 8 और मेडिकल संस्थानों के शुरू होने की उम्मीद की जा रही है, जिससे देश में मेडिकल अवसंरचना और चिकित्सकों की कमी की समस्या से निपटा जा सके। उसके बाद फिर आज हम अपना ये आज का पहला आर्टिकल पढ़ेंगे। वो तो हमने पढ़ा जो रोज की खबरें थी। ये हम पहला आर्टिकल पढ़ेंगे आज का, असम निरसन विधेयक 2020। अभी एक पास हुआ है असम में विधेयक, आप लोगों ने सुना भी होगा। उसी के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। क्या है टॉपिक का नाम, असम निरसन विधेयक 2020 क्यों है चर्चा में, देखते हुए चलिए क्या कह रहा है। कि हाल ही में असम विधानसभा में राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा केंद्रों के रूप में संचालित मदरसों को
नियमित स्कूलों में परिवर्तित करने से संबंधित एक विधेयक पारित किया गया है। अभी हमने शॉर्ट न्यूज में खबर पढ़ी थी, तो उसी से कि जो मदरसे हैं या जो संस्कृत विद्यालय हैं उनको अब नियमित स्कूल में बदला जाएगा, जैसे सारे स्कूल होते हैं। उससे संबंधित एक विधेयक पारित किया गया है असम राज्य में। ऐसा कि जो मदरसे होते हैं उसमें केवल मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ाई, और जो संस्कृत विद्यालय होते हैं उसमें केवल संस्कृत के बारे में पढ़ाई होती है। तो उसको अब नियमित स्कूल में मतलब सारे विषय पढ़ाए जाएंगे, इसलिए उसको इससे संबंधित एक विधेयक पारित हुआ है। और मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2022 से कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और प्राचीन अध्ययन विश्वविद्यालय नलबाड़ी द्वारा शुरू किए जाने वाले सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री पाठ्यक्रम का अध्ययन करने हेतु मौजूदा प्रांतीय संस्कृत पाठशालाओं को अध्ययन केंद्र, अनुसंधान केंद्र और संस्थानों में परिवर्तित कर दिया जाए। और क्या क्या कह रहा है इसमें? असम निरसन विधेयक 2020 को वर्तमान में 2 मौजूदा अधिनियमों को निरस्त करने हेतु लाया गया है। किसको? असम मदरसा से शिक्षा प्रांतिकरण अधिनियम 1995, इसको समाप्त करने के लिए, और असम मदरसा शिक्षा यानी कर्मचारियों की सेवा का प्रांतिकरण और मदरसा शैक्षणिक संस्थाओं का पुनः संगठन अधिनियम 2018, इन दोनों को समाप्त करने के लिए असम निरसन विधेयक 2020 लाया गया है। आगे क्या कह रहा है कि जो नए कानून है उसमें राज्य बोर्डों के तहत संचालित निजी मदरसों को भी शामिल किया जाएगा। जो राज्य के बोर्ड संचालित करते हैं निजी मदरसों को, उनको भी शामिल किया जाएगा। हालांकि वे मदरसे जो निजी तौर पर संचालित हैं परंतु किसी भी राज्य बोर्ड के अधीन नहीं है, इस विधेयक के दायरे से वो लोग बाहर है। मतलब राज्य बोर्ड के अधीन नहीं है, कोई प्राइवेट मदरसा है तो वो लोग इस विधेयक में नहीं आएंगे। आमतौर पर इस्लामी शिक्षा संस्थानों हेतु संक्षिप्त में अंग्रेजी में मदरसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इतिहासकारों और अन्य विद्वानों द्वारा इस्लामिक विश्व में ऐतिहासिक मदरसा संस्थानों को संदर्भित करने हेतु इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो एक ऐसा कॉलेज या स्कूल है जहां अन्य माध्यमिक विषयों के साथ साथ इस्लामी कानून की भी शिक्षा दी जाती है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम द्वारा संचालित मदरसों के नियमित स्कूलों के रूप में तब्दील होने के बाद उनके नाम और कार्य से मदरसा को हटा दिया जाएगा। ये सारी चीजें हो जाएंगी। और मदरसों के कर्मचारियों, विशेष रूप से धार्मिक विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को या तो अन्य विषयों को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा या उनकी क्षमता के अनुसार किसी अन्य कार्य हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इसे मुस्लिम समुदाय का सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है और यह बिल BR अम्बेडकर के अनुकूल है, जिनके अनुसार धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में, स्कूली पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये BR अम्बेडकर के बिल में था। बिल्कुल सही बात है। और कुरान को सरकारी खर्च पर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बाइबिल या भगवत गीता या अन्य धर्मों के ग्रंथों को भी सरकारी खर्च पर नहीं पढ़ाया जाता है। और सरकार द्वारा मदरसों और संस्कृत पाठशालाओं पर सालाना 260 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है, इसीलिए सब बंद किया जा रहा है। और इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है और सरकार की इच्छा है कि भविष्य में निजी मदरसों में विज्ञान, गणित और धार्मिक विषयों के साथ अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए भी एक कानून बनाया जाए। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल था, जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा आर्टिकल है आज का हमारा अगला आर्टिकल है डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020। डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 किसको मिला, क्या मिला, एक एक करके देखेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, पढ़ते हुए चलेंगे। चर्चा में क्यों है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 का वितरण किया गया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनका वितरण किया। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान से देखते हुए चलेंगे। पहले तो डिजिटल इंडिया अवार्ड क्या है, इसके बारे में जानिए क्या कह रहा है। डिजिटल गवर्नेंस में अनुकरणीय पहलों या प्रथाओं को सम्मानित करने के लिए, ठीक है, डिजिटल इंडिया पुरस्कार का गठन भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तहत किया गया है कि डिजिटल गवर्नेंस में अनुकरणीय पहलों को, मतलब बेहतरीन पहलों को और प्रथाओं को सम्मानित करने के लिए। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय पोर्टल क्या है, ये देखिए, जो भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तहत किया गया है। क्या है भारत का राष्ट्रीय पोर्टल? यह साइबर स्पेस के क्षेत्र में सरकारी सूचना और सेवाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच की सुविधा प्रदान करने हेतु शुरू की गई एक फ्लैगशिप परियोजना है।
किसके? साइबर स्पेस के क्षेत्र में सरकारी सूचनाओं और सेवाओं की पहुंच के लिए शुरू किया गया है। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु है? डिजिटल गवर्नेंस के बारे में पढ़िए। यह एक संगठन की डिजिटल उपस्थिति के लिए जवाबदेही, भूमिका और निर्णय लेने के अधिकार स्थापित करने हेतु एक फ्रेमवर्क है। इसका संचालन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा किया जाता है। और यह पुरस्कार इससे पहले 5 सत्रों 2009, 12, 14, 16, 18 में प्रदान किया जा चुका है और छठा इस बार 20 में दिया जा रहा है। 2 साल पे होता है। और इस पुरस्कार को शुरू में 2014 तक वेब रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। 2014 तक इसको वेब रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था और 2016 के सत्र से इसे डिजिटल इंडिया अवार्ड का नाम दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। वर्ष 2020 के पुरस्कार किसको में मिले हैं? डिजिटल इंडिया 2020 सरकार द्वारा शुरू की गई 22 डिजिटल गवर्नेंस पहलों या उत्पादों को नवीन नागरिक केंद्रित डिजिटल समाधानों के लिए डिजाइन तैयार करने और लागू करने तथा सभी नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग में सुधार हेतु 7 श्रेणियों में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किए गए हैं। और इस वर्ष महामारी में नवाचार पुरस्कार या इनोवेशन इन पैंडेमिक अवार्ड नामक पुरस्कार की भी शुरुआत की गई है। और इस पुरस्कार के तहत स्वास्थ्य, श्रम, वित्त, सामाजिक न्याय और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में व्यापक डिजिटल उपस्थिति सुनिश्चित करने में अनुकरणीय पहल जो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान देते हैं वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मानित किया जाता है। ये सारा पॉइंट ध्यान में रखेंगे। उल्लेखनीय विजेता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति, ये विजेताओं में है। ई कोर्ट परियोजना न्याय विभाग एनआईसी और ई समिति द्वारा विकसित एवं कार्यान्वित भारत सरकार की एक मिशन मोड परियोजना है। और ई कोर्ट सेवाओं की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, एसएमएस सेवाओं के माध्यम से देश का कोई भी नागरिक किसी भी समय 3293 अदालत परिसरों में चल रहे मामलों की स्थिति और मुकदमों की सूची आदि देख सकता है। और इसके बाद इसमें आरोग्य सेतु को भी मिला है। यह भारत सरकार द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप है जो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लोगों को अति आवश्यक सेवाओं से जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। और इस ऐप का उद्देश्य कोविड-19 के जोखिम, सर्वोत्तम प्रथाओं और इससे संबंधित परामर्शों के संदर्भ में उपयोगकर्ताओं को सूचित करने तथा उन तक पहुंचने में भारत सरकार की पहल को बढ़ावा देना है। ई ऑफिस, यह एनआईसी द्वारा राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना के तहत विकसित और कार्यान्वित एक मिशन मोड परियोजना है और यह एक डिजिटल वर्कप्लेस सॉल्यूशन है। ई ऑफिस का लक्ष्य सभी सरकारी कार्यालयों के लिए सरल, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कार्य प्रणाली की स्थापना करना। तो ये सब इसमें विजेता है। ई संजीवनी, यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसके तहत 2 प्रकार की टेलीमेडिसिन सेवाएं सुनिश्चित की गई हैं और डॉक्टर टू डॉक्टर संजीवनी और रोगी से डॉक्टर ई संजीवनी टेली परामर्श भी शुरुआत की गई और इन दोनों के बारे में मैंने आप लोग एडिटोरियल्स में पढ़ाया भी है। आगे देखिए और क्या पॉइंट कह रहा है। बिहार सहायता मोबाइल ऐप, ये भी है कि यह राज्य के बाहर फंसे 21 लाख प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे धनराशि स्थानांतरित करने की एक अभिनव पहल थी। और मध्य प्रदेश श्रम विभाग का प्रवासी श्रमिक और रोजगार सेतु पोर्टल, इस पोर्टल को कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रवासियों और अन्य श्रमिकों की पहचान, उनके पंजीकरण, प्रशिक्षण तथा रोजगार की सुविधा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। राज्य, इसमें कौन कौन से राज्यों को मिला है? हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ने एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी के तहत यह पुरस्कार जीता है। और इसका सोर्स है पीआईबी, पीआईबी का आर्टिकल था, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कंबन पनीर थ्रत्तैची। ये कोई पनीर उनीर का आइटम नहीं है, एक अंगूर का नाम है, ठीक है। कंबन पनीर थ्रत्तैची, कंबन पनीर थ्रत्तैची, ये अंगूर है। आप इस इमेज में देख रहे हो जो अंगूर है इसी को कहते हैं, ये अंगूर का एक टाइप है और इसके लिए जीआई टैग की मांग की गई है, ठीक है, जीआई टैग की मांग। ध्यान से पढ़िए क्यों चर्चा में है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। क्या कह रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु के थेनी जिले के एक पंजीकृत किसान संगठन ने अंगूर की प्रजाति कंबन पनीर थ्रत्तैची को भौगोलिक संकेतक दिए जाने की मांग की है।
ठीक है। ये तमिलनाडु के थेनी जिले में ये अंगूर पाया जाता है। इसकी प्रजाति है जिसका नाम है कम्बम पनीर थ्रचाई। इसको जीआई टैग दिए जाने की मांग की गई है। तो क्या है, पहले से अंगूर की खासियत जान लीजिए कि कम्बन पनीर थ्रचाई अंगूर के बारे में क्या खास है। कि कम्बन पनीर थ्रचाई अंगूर की एक प्रजाति है और इसकी प्रमुख विशेषता है कि अंगूर की खेती तमिलनाडु की कंबन घाटी में वर्ष पर्यंत होती रहती है। इसीलिए कंबन घाटी में होती है, इसलिए कंबन पनीर और थ्रचाई। चूंकि ये अंगूर एक वर्ष में 2 मौसमों में उत्पादित होते हैं, इसलिए इनकी उपज और इनसे होने वाली आय उच्च है। और कंबम घाटी में स्थित 10 गांवों में लगभग 2000 एकड़ भूमि में अंगूर की इस विशेष किस्म की खेती की जाती है। सबसे खास बात कि एक साल में 2 बार अंगूर पैदा होता है। और सामान्यतः अंगूर की खेती भारत के अन्य भागों में जनवरी से अप्रैल के दौरान ही होती है। और कंबन घाटी में उपजाए जाने वाले अंगूर वाइन, शराब, स्प्रिट, जैम, डिब्बा बंद अंगूर का रस और किशमिश बनाने के लिए उपयोग हैं। क्या होता है भौगोलिक संकेतक? जीआई टैग क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है, ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। एक ही भौगोलिक एरिया में पाए जाते हैं, बहुत खास होता है। जैसे ये जो अंगूर है, ये अंगूर तमिलनाडु में पाया जाता है और वहां पे एक सीजन में 2 बार होता है, एक मौसम में। ठीक है, ये उसी एरिया का है, इसलिए ये भौगोलिक। ठीक, और इन उत्पादों की विशिष्टता, विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के ही कारण होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसमें जीआई टैग के बारे में? और इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। और दूसरे शब्दों में भौगोलिक चिन्ह या संकेत, जीआई का शाब्दिक अर्थ एक ऐसे चिन्ह से है जो वस्तुओं की पहचान, जैसे कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएं या विनिर्मित वस्तुएं, मतलब वस्तुओं की पहचान एक देश के किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होने के आधार पर करता है। जीआई टैग में मिलता है, ये उस एरिया का खास है और जहां उक्त वस्तुओं को दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य कोई विशेषताएं इसके भौगोलिक उद्भव में अनिवार्यता योगदान भी देती हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट। और इस प्रकार जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है। और यह 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में वे भौगोलिक नाम हैं जो उत्पाद के उद्भव के स्थान का नाम बताते हैं, जैसे शैंपेन, दार्जिलिंग आदि। और दूसरे गैर भौगोलिक पारंपरिक नाम है जो यह बताते हैं एक उत्पाद किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंध है, जैसे अल्फांसो, बासमती, रोसोगुल्ला इत्यादि। एक जगह के नाम पे और एक उत्पाद के नाम पे, ये 2 टाइप से होता है, तो ध्यान में रखेंगे। और जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। और किन वस्तुओं पर पदार्थों को दिया जा सकता है जीआई टैग, ये देखिए कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार निम्नलिखित उत्पादों को जीआई टैग दिया जा सकता है। कृषि उत्पादों में जैसे चावल, जीरा, हल्दी, नींबू आदि। खाद्यान्न वस्तुओं में रसगुल्ला, लड्डू, मंदिर के विशिष्ट प्रसाद इत्यादि को। वाइन और स्प्रिट पेय में जैसे शैंपेन और गोवा के एल्कोहलिक पेय पदार्थ, फेनी इत्यादि को। हस्तशिल्प वस्तुएं मतलब हैंडीक्राफ्ट्स में मैसूर सिल्क, कांचीवरम सिल्क को। इसके साथ ही मिट्टी से बनी मूर्तियां, टेराकोटा और औद्योगिक उत्पाद आदि को जीआई टैग दिया जा सकता है। जीआई टैग से लाभ क्या होता है? क्या लाभ है जीआई टैग से? जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, पहली बात कानूनी संरक्षण उस क्षेत्र के उत्पाद को। जीआई टैग के द्वारा उत्पादों के अनाधिकृत प्रयोग पर अंकुश भी लगाया जा सकता है कि इसका बहुत ज्यादा उपयोग मतलब खराब नहीं करना है। और यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं के महत्व को भी बढ़ा देता है। और जीआई टैग के द्वारा सदियों से चले आ रहे परंपरागत ज्ञान को संरक्षित एवं उनका संवर्धन किया जा सकता है। और जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है और इसके द्वारा टूरिज्म और निर्यात को भी बढ़ावा देने में मदद मिलता है। क्या कह रहा है कि भारत और विश्व में
भौगोलिक संकेतकों से जुड़े कुछ कानून है भारत में भी और विश्व में भी। क्या कानून है ये पढ़िए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक संकेतक का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, जिसे सितंबर 2003 से लागू किया गया था। और वर्ष 2004 में दार्जिलिंग की जो चाय है उसको जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद बना था, दार्जिलिंग की चाय। और गौरतलब है कि भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है और इसके बाद इसका पुनः नवीकरण भी कराया जाता है। और अगला हमारा आज का टॉपिक है वो है पैंगोंग सो झील। क्या कह रहा है इसके बारे में देखिए। पैंगोंग, इसको तसो नहीं कहेंगे, ये 30 में साइलेंट होता है। पैंगोंग सो झील, ठीक। पैंगोंग सो लेक चर्चा में क्यों है, ध्यान से देखते हुए चलें कि हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील समेत बड़े जलाशयों की निगरानी के लिए 12 उच्च क्षमता वाली गश्ती नौकाएं खरीदने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है। भारतीय सेना ने दिया है, पूर्वी लद्दाख में है पैंगोंग झील और उन बड़े जलाशयों की निगरानी के लिए, ठीक है। और इससे भारतीय सेना द्वारा चीन की हर गतिविधि पर सटीक निगरानी रखी जा सकती है, इसलिए चर्चा में है, इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है मुख्य तथ्य इसके, भारतीय सेना ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 12 गश्ती नौकाओं की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इन गश्ती नौकाओं की आपूर्ति मई 2021 से शुरू हो जाएगी। और ज्ञातव्य है कि भारतीय सेना रक्षा सौदों में आत्मनिर्भर भारत के तहत काम कर रही है, जिसमें स्वदेशी को अब बढ़ावा दिया जा रहा है रक्षा सौदों में। और विदित हो कि इस समय ठंडी के कारण पैंगोंग झील अभी जमी हुई है और अनुमान है कि आगामी 3-4 महीने तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी और गर्मियों में जब झील पिघलेगी तो नई नौकाओं को गश्ती के लिए तैनात कर दिया जाएगा। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और ये गश्त नौकाएं पैंगोंग झील के साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में स्थित अन्य जलाशयों की निगरानी भी करेंगी और गोवा शिपयार्ड के अनुसार इन नौकाओं में सुरक्षा बलों की जरूरत के अनुरूप विशेष उपकरण लगाए जाएंगे और ये नौकाएं विशेष ऑपरेशन के लिए बनाई गई दुनिया की चुनिंदा नौकाओं में से एक होंगी। तो ये खास बात है, इसलिए सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। इसकी पृष्ठभूमि देखिए क्या कह रहा है कि पिछले वर्ष अगस्त माह में चीनी सेना ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था, जिसके बाद पुनः भारतीय सेना ने मूंगपारी, रेचिंगला, मगर पहाड़ी क्षेत्रों में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे के आसपास कई सामरिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। पूर्वी लद्दाख में इस समय भारतीय सेना के 50,000 से ज्यादा जवान तैनात है और पूर्वी लद्दाख में सेनाओं की तैनाती कॉम्बैट मोड यानी युद्ध के लिए कभी भी तैयार करने की स्थिति से है। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और विदित हो कि हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम.ए. नरवाने ने पूर्वी लद्दाख में विभिन्न उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पैंगोंग झील के आसपास के क्षेत्रों के समग्र सैन्य तैयारियों की समीक्षा भी की है। और ज्ञातव्य है कि इस क्षेत्र में पिछले वर्ष मई से भारत और चीन आमने सामने है। आप लोग को याद भी है कि क्षेत्र में तब से चल रहा है चीन और भारत का, और भारत और चीन के बीच 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सेनाओं की वापसी अब तक कोई ठोस नतीजा इसका नहीं आया है। अब पैंगोंग झील के बारे में पढ़ लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट है। पैंगोंग झील या पैंगोंग सो लद्दाख में भारत चीन सीमा के क्षेत्र में स्थित है और यह 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 134 किलोमीटर लंबी है, जो लद्दाख से तिब्बत तक फैली हुई है। और भारत में इस झील की लंबाई 45 किलोमीटर तथा जनवादी गणराज्य चीन में इसकी लंबाई 90 किलोमीटर है और दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील से ही गुजरती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और शीत ऋतु में जमने के बाद इस खारे पानी की झील में, खारे पानी की झील है, आइस स्केटिंग और पोलो खेला जाता है और खारे पानी के कारण इसमें जलीय जीव अनुकूल नहीं है, लेकिन यह कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल भी है। और 19वीं शताब्दी के मध्य में यह झील जॉनसन रेखा के दक्षिणी छोर पर थी और जॉनसन रेखा अक्साई चीन क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण का एक प्रारंभिक प्रयास था और इस क्षेत्र में स्थित खरनाक किला पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है और यह किला अब चीन के नियंत्रण में है। 20 अक्टूबर 1962 से भारत चीन युद्ध के दौरान
चीनी सेना ने यहाँ पर सैन्य कार्रवाई की थी और इस झील का भ्रमण करने के लिए एक इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलाहाबाद संग्रहालय में आजाद गैलरी की स्थापना का निर्णय लिया गया है। आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक म्यूजियम है और वहीं पे आजाद गैलरी की स्थापना का निर्णय लिया गया है। क्या कह रहा है, क्यों चर्चा में है, ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इलाहाबाद संग्रहालय में आजाद गैलरी बनाने का निर्णय लिया। जो इलाहाबाद म्यूजियम है उसमें चंद्रशेखर आजाद के नाम पे गैलरी बनाने का निर्णय लिया गया है। शहीद चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ आजादी की लड़ाई में अमूल्य योगदान देने वाली क्रांतिकारी दुर्गा भाभी और मौलवी लियाकत अली को भी आजाद गैलरी का हिस्सा बनाया जाएगा। ठीक है, दुर्गा भाभी के बारे में और मौलवी लियाकत अली के बारे में आप लोग जानते होंगे। और देखिए आगे क्या क्या कह रहा है इसमें कि प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क यानी कंपनी बाग उसको कहा जाता है में स्थित इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना 1931 में इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। 1931 का म्यूजियम है। वस्तुतः इसकी नींव 1878 में सर विलियम म्योर ने रखी थी, लेकिन बजट न होने के कारण इसके निर्माण का कार्य 1881 में रोक दिया गया था, जिसे 1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा फिर पुनः शुरू कराया गया। अब इलाहाबाद संग्रहालय और आजाद गैलरी के बारे में देखिए क्या कह रहा है। इस संग्रहालय में भरहूत व भूमरा से खुदाई में निकली प्राचीन वस्तुएं रखी गई हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर, जेमिनी राय, गंगेंद्र नाथ टैगोर और असित कुमार हलधर आदि की पेंटिंग से संग्रहालय को समृद्ध किया गया है। और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 1986 में इस संग्रहालय का अधिग्रहण कर इसे एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित कर दिया था। और केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की 8 करोड़ रुपए की लागत से इस संग्रहालय में आजाद गैलरी स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। और इस गैलरी के निर्माण का कार्य 23 जुलाई 2021 को शहीद चंद्रशेखर आजाद के 115वें जन्म दिवस के अवसर पर पूरा कर लिया जाएगा। 23 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें कौन थे क्रांतिकारी दुर्गा भाभी, क्योंकि उनका भी नाम इसमें शामिल है। क्रांतिकारी दुर्गा देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था और इनका विवाह 11 वर्ष की आयु में ही नेशनल कॉलेज लाहौर के विद्यार्थी 15 वर्षीय भगवती चरण बोहरा से हो गया। आप लोग भगवती चरण बोहरा को जानते होंगे, जिन्होंने फिलोसफी ऑफ बम नाम की पुस्तक लिखी थी। फिलोसफी ऑफ बम के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो पुस्तक इन्होंने लिखी है। दुर्गा भाभी नौजवान भारत सभा की सक्रिय सदस्य थी और इनका नाम विशेष रूप से चर्चा में तब आया जब नौजवान भारत सभा ने 16 नवंबर 1926 को शहीद करतार सिंह सराबा की शहादत का 11वीं वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया, जिन्हें मात्र 19 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी गई थी। 19 वर्ष की आयु में किनको? शहीद करतार सिंह सराबा को फांसी दी गई थी। और दुर्गा देवी ने 18 दिसंबर 1928 को वेश बदलकर क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ कलकत्ता मेल से यात्रा भी की थी। और सन 1927 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता भी दुर्गा भाभी ने ही की थी। और इसके अलावा तत्कालीन बंबई के गवर्नर हेली पर दुर्गा भाभी ने गोली भी चलाई थी, जिसमें टेलर नामक एक अंग्रेज अफसर घायल हो गया था। और 14 सितंबर 1932 को पुलिस ने दुर्गा भाभी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबूतों के अभाव में दुर्गा भाभी को फिर रिहा कर दिया गया था। और इन्होंने गाजियाबाद के प्यारेलाल गर्ल्स स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य किया और बाद में अडयार में मॉन्टेसरी का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। वर्ष 1940 में इन्होंने लखनऊ में पहला मॉन्टेसरी स्कूल खोला था और 14 अक्टूबर 1999 को दुर्गा देवी का निधन हो गया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। और कौन थे? मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने ही किया था। और मौलवी लियाकत अली का जन्म महगांव कौशाम्बी में 17 जुलाई 1817 को हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान प्रयागराज स्थित खुसरो बाग से उन्होंने अंग्रेजों के समानांतर सरकार भी चलाई थी। प्रयागराज मतलब अब प्रयागराज है, उसमें इलाहाबाद था। और सितंबर 1871 में उन्हें सूरत से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अंडमान की जेल में मौलवी लियाकत अली का इंतकाल हो गया। और इलाहाबाद संग्रहालय में उनके द्वारा जेल में पहने गए कपड़े और उनकी तलवार को संरक्षित किया गया है। यह है मौलवी लियाकत अली। ये आज का टॉपिक था जो यहीं पे समाप्त होता है।
और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल, इनको आप जरूर फॉलो कर लेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और कल फिर हम लोग 10:30 बजे अपने अगली क्लास के साथ मिलेंगे यहीं पे। और अभी 1 बजे हम लोग मिलेंगे यूट्यूब पर ही इंडियन पॉलिटी की क्लास में। और एक चीज और ध्यान में रखिए, 3:30 बजे से जो अनअकैडमी का मोबाइल ऐप है उस पर लाइव क्लास होती है और आप सबके लिए फ्री में होती है, उसका कोई चार्ज नहीं देना। मैं 3 क्लास ले लेता हूँ, एक 3:30 बजे, एक 5 बजे और एक 6:15 पे। ठीक है, तो 3:30 बजे वाली जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं 1 साल के पूरे करंट के एमसीक्यू सॉल्व कराता हूँ। 1 साल के पूरे करंट के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। जिन लोगों को 2021 में प्रीलिम्स देना है उनके लिए भी, और जो नहीं भी दे देना है उनके लिए भी जरूरी है। और 5 बजे से मैं वही इस पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ाता हूँ। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट क्लास है सारी, आप लोग ये जरूर इस क्लास को किया करें। करना कुछ नहीं, अनअकैडमी गूगल प्ले स्टोर पे जाकर अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वो भी फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। और ये मेरी क्लास आके यहाँ पे कर सकते हैं, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।